नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ है समीर अब्बास। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर अहम जानकारी। कल दोपहर 2 बजे दोबारा सुनवाई होगी। मेयर चुनाव के लिए नए रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति होगी। साथ ही चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर कोर्ट में पेश हुए हैं। वायरल वीडियो जो आया था सामने, उसके बाद कोर्ट में पेश होने को कहा गया था और अब वो पेश हुए हैं और इसको लेकर वो वीडियो भी आपको हम दिखा रहे हैं, जिससे वायरल होने के बाद इस पूरे मामले पर कोर्ट ने किस तरह से निर्देश जारी किए हैं। तो अभी फिलहाल खबर इस वक्त ये है कि वीडियो वायरल होने के बाद पेशी के लिए कहा गया था और अब जानकारी ये है कि कल इस मामले पर दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है। रिटर्निंग ऑफिसर के पेश होने के दरमियान जो बात कही गई थी, उसको लेकर अब बड़ी खबर जानकारी ये सामने आ रही है कि इस पूरे मामले पर कल दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है। ये वो मामला जिस पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाया गया था और अब चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर ये जानकारी कि कल दोपहर 2 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम सुनवाई से जुड़ी जो अहम बातें हैं वो अब हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि सीजीआई की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं। कहा यह गया है कि मार्क लगाने के आरोप में रिटर्निंग ऑफिसर पर कार्रवाई हो, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। यह कहा सीजीआई DY चंद्रचूड़ ने। रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर केस चलना चाहिए, यह कहा गया। रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे थे। रिटर्निंग ऑफिसर किसी दल से नहीं जुड़ा होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर नया रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करें, इसके निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। अनिल मसीह से पूछा कि कैमरे पर देखकर बैलेट पर आप क्या लिख रहे थे, बैलेट पेपर पर क्या लिखने की कोशिश हो रही थी। चंडीगढ़ मेयर ने अभी इस्तीफा दिया या नहीं, यह सवाल भी पूछा गया। बैलेट पेपर को कल कोर्ट में पेश करने को कहा गया है। सुरक्षा के साथ बैलेट पेपर सुप्रीम कोर्ट में लाए जाएं। मतगणना का पूरा वीडियो भी सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए, यह निर्देश दिया है देश की सबसे बड़ी अदालत ने। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, बहुत सख्त रुख अख्तियार कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में। अब आगे होगा क्या उम्मीद की जाए? जी समीर, देखिए इस मामले में सबसे अहम बात ये थी कि रिटर्निंग जो ऑफिसर जो है उस पर कड़ा रुख था सीजीआई का। सीजीआई का ये कहना था कि आपने आखिर वहाँ पर जो मार्क किया वो आपने क्यों किया। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उन बैलेट को मार्क कर रहा था जो ख़राब किए गए थे आम आदमी पार्टी की ओर से। तब सीजीआई ने फिर यह कहा कि आप सिर्फ साइन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आखिर ऐसा क्यों कर रहे थे? तब सीजीआई ने आदेश जारी करते हुए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को ये निर्देश दिया कि आप सारे बैलेट पेपर आप भेजें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, और इसके अलावा जो वीडियो है वो भी पूरा कल देखा जाएगा इस मामले का जो है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ क्या निर्णय लेना है ये तय करेगा। साथ ही ये भी तय करेगा कि इस मामले में नए सिरे से चुनाव कराए जाएं या फिर जो अभी तक के बैलेट हैं उनको चेक करने के बाद इस नतीजे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि जो चुनाव कराया गया था उसी में कुछ संशोधन करके, या फिर ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मामले में क्या रहता है। कल दोपहर 2 बजे इस मामले की सुनवाई होगी, नजर बनाकर रखनी होगी कि आगे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। और इस बीच आपको बता दें कि चंडीगढ़ मेयर पद से जो बीजेपी के नेता थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि 3 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी कर ली है, जो कि आम आदमी पार्टी में थे पहले। और अब दिलचस्प होगा कि कल की सुनवाई में क्या होता है। इधर एनआरसी को लेकर सीएम ममता बनर्जी का केंद्र पर हमला। बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने जा रहा है। ममता ने कहा है आधार की जगह दूसरे कार्ड का विकल्प दूंगी। ये असम, बिहार नहीं, बंगाल है। ममता बनर्जी का ये तल्ख रुख एनआरसी के मुद्दे पर। আধার কার্ডের এই ব্যভিচারতা দেখে, এই অত্যাচার দেখে আমি গরিব মানুষকে বলবো, যদি আমারটা শুনে থাকেন কোনো অসহায়তা বোধ করবেন না, জাস্ট আমাদের জানান। আমরা আরেকটা অল্টারনেটিভ কার্ড দেবো, বিকল্প কার্ড, যার ফলে আপনার নাগরিকত্ব রক্ষা হবে, আপনার রেশন কার্ড থেকে শুরু করে, কারণ আমার কাছে যত কমপ্লেন এসছে তার ভিত্তি করে। আর বাদ বাকি আমি সবাইকে বলবো কোনো ভয় পাওয়ার কারণ নেই। এখানে এনআরসি হবে না, বলছি যখন হবে না হবে না, গায়ের জোরে হবে না।
এখানে গণতান্ত্রিক সরকার আছে। আমি নিজেও প্রধানমন্ত্রীকে একটা চিঠি লিখবো বলে ঠিক করেছি। और सीधे रुक कर लेते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि दत्ता इस पर जुड़ गए हैं। रवि, हमारे देश में बात होती है एक देश एक कानून की, और ऐसे में जो लहजा इस वक्त नजर आ रहा है ममता बनर्जी का, क्या ये कहा जाए कि वो अपनी बात के जरिए चेतावनी या धमकी देती हुई दिख रही है? देखिए, बात यहाँ से शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल सरकार के पास ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स आए जहाँ पे लोगों ने ये कहा कि उनका आधार कार्ड, जब वो कुछ काम करने जा रहे थे आधार कार्ड से, तो देखा गया आधार कार्ड कैंसिल हुए हैं। तो राज्य सरकार को पता चला, जैसे चीफ सेक्रेटरी इसका पहले ममता बनर्जी के पहले बताए थे कि बेंगलुरु के कुछ संस्था कार्ड कैंसिल कर रहे हैं, और उन्होंने ये कहा केंद्र सरकार से डायरेक्ट ऑर्डर आया है। इसकी चलते ममता बनर्जी ने साफ साफ ये ऐलान कर दिया, केंद्र सरकार का जो प्रकल्प है जिसके चलते लोगों राज्य के लोगों को पैसा मिलता है, अगर आधार कार्ड बंद होने से इन लोगों को पैसा नहीं दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट अपना आधार कार्ड जैसा एक कार्ड इस्तेमाल करेंगे, जहां पे वो कार्ड के बेसिस पे सारे सुविधा उनको मिलेंगे, सिर्फ बैंक की सुविधा छोड़ के, क्योंकि बैंक केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का नहीं है। एक ही साथ ममता बनर्जी ने ये चेतावनी दी है कि पश्चिम बंगाल में एनआरसी नहीं होगा, सीए नहीं होगा। बहुत पहले से वो कह रहे थे, लेकिन अभी सामने चुनाव आ रहा है, मुटवा समाज का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि पश्चिम बंगाल में एनआरसी नहीं होगा, ये उनका गारंटी है। अब इसको चेतावनी कह सकते हैं, ये धमकी कह सकते हैं, या तो फिर ये उनका पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट कह सकते हैं। एनआरसी नहीं लागू होने को लेकर अपनी बात को रखना और उसमें ये कहना कि मैं आधार कार्ड की जगह दूसरा विकल्प दूंगी, ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से वो अब एक आक्रामक रुख चुनाव के दरमियान अपनाती हुई दिख रही हैं। बहरहाल इस पर बयानबाजियां भी खूब होंगी, जिस पर निगाहें रहेंगी। शुक्रिया रवि आपका। और अब रुख करते हैं अहम खबर का। पश्चिम बंगाल से ही संदेश खाली को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच पश्चिम बंगाल में लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने इसको लेकर सफाई भी दी। আধার কার্ড নো আধার কার্ড আমাদের কোনো স্কিম বন্ধ হবে না, আমরা আমাদের কার্ডের মাধ্যমে আমরা স্টেট গভর্নমেন্ট চালিয়ে যাব। ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि जिन लोगों के आधार नहीं होंगे उन्हें भी सरकारी योजना के लाभ दिए जाएंगे। ममता बनर्जी की घोषणा के एक दिन बाद आज बनगांव से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में तकनीकी कारणों से आधार निष्क्रिय हो रहे हैं। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने निर्देश दिया है कि जिनके कार्ड बंद हुए हैं वे तुरंत चालू हो जाएंगे। हमने इसको गृह मंत्री जी के द्वारा, उनके दफ्तर के द्वारा इसका समाधान कर देंगे। आपका बैंक अकाउंट भी एक्टिव हो जाएगा और आपका आधार कार्ड जो डीएक्टिवेट हो चुका था ये भी एक्टिव हो जाएगा। ये मैं आज आप लोगों को यहाँ समक्ष मैं बोल रहा हूँ। केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि कुल कितने लोगों के आधार निष्क्रिय हुए हैं ये आंकड़ा अभी नहीं आया है। उन्होंने आशंका जताई कि ज्यादातर मामले बांग्लादेशी नागरिकों के हो सकते हैं। और सीधे आपको लेकर चलते हैं अमेठी, जहां राहुल गांधी बोल रहे हैं। नहीं आने दिया। उनका चेहरा देखा आपने? किसी वहां पे किसान का चेहरा देखा? मजदूर का देखा? पिछड़े वर्ग के आपने लोग देखे वहां पे? नहीं। अदानी देखा? उसके बच्चे देखे? अंबानी देखा? उसके बच्चे देखे? सारे बिजनेस वाले देखे? नरेंद्र मोदी देखे? अमिताभ बच्चन दिखा? ऐश्वर्या राय देखी? इनका हिंदुस्तान है, तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हारा है ही नहीं। तुम बात नहीं समझे, सोए हुए हो। तुम्हारा हिंदुस्तान है ही नहीं। तुम्हारा काम भारत माता की जय, तुम्हारा काम जय श्री राम, उनका काम सुनने का, उनका काम मजे लेने का, आपका काम इधर उधर देखने का। उधर देखो भैया पाकिस्तान में क्या हो गया, ओ भैया उधर देखो अमिताभ बच्चन ने नया डांस मारा, ओ देखो भैया ओ प्रियंका चोपड़ा नाच रही है। करते जाओ भैया, करते जाओ, जितना करना है करो, मजे लो। भूखे मर जाओगे सब, भूखे मर जाओगे। सबका टाइम आएगा, कोई नहीं बचेगा, सब भूखे मर जाओगे।
नहीं, किसान दिल्ली जा रहे हैं। देखा आपने वहां पे जैसे युद्ध में ना टैंक को रोकने के लिए दीवार बनती है ना, बड़े बड़े वो बनते हैं लोहे के, वो नरेंद्र मोदी ने लगा रखे हैं। आज मैंने फोटो देखी, किसान पुलिस वालों को खाना खिला रहे हैं, किसान पुलिस वालों को खाना खिला रहे हैं और पुलिस वाले किसानों को रोक रहे हैं। यह है हिंदुस्तान। आप देखो, किसान को समझो। नरेंद्र मोदी जी ने बनाए, उनके जेब में से माल छीनने की कोशिश की। किसान मांग क्या रहा है? किसान कह रहा है हमें एमएसपी दो। इसमें क्या बड़ी बात है? वो 14 लाख करोड़ रुपया 15-20 अरबपतियों को माफ कर देते हैं और किसान को धान के लिए, गेहूं के लिए एमएसपी नहीं दे सकते। क्या बड़ी बात है? हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है, कांग्रेस पार्टी लीगल गारंटी किसान को एमएसपी देगी और एक्सरे करेगी। भैया बात समझ लो, एक्सरे होगा, जाति जनगणना होगा, सबको पता लग जाएगा इसमें पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब जनरल कास्ट के कितने। आपको यही सवाल पूछना है, आपको इधर उधर नहीं देखना, इधर उधर नहीं देखना। आपने सुबह एक सवाल पूछना है, ये सोने की चिड़िया है, इसने आज सुबह अंबानी को इतना पैसा दिया, अदानी को इतना पैसा दिया, आज सुबह इसने मुझे कितना दिया। यही सवाल पूछना आपको, और कोई सवाल ही नहीं है। जिस दिन 73% ने यह सवाल पूछना शुरू कर दिया कि भाई मेरे जेब में से हर रोज ये पैसा निकाल रहे हैं, जीएसटी जा रही है मेरी है, पेट्रोल का पैसा जा रहा है मेरा, गैस सिलेंडर का मेरा, मैं टैक्स में भर रहा हूं, जितना पैसा मैं देता हूं उतना अदानी देता है। तो किसान एमएसपी पर कानूनी गारंटी की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें दिल्ली में दाखिल होने से रोक रही है। राहुल गांधी किसानों के मुद्दे का जिक्र करते हुए राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर दरअसल अमेठी पहुंचे। वहीं केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी भी अपने संसदीय क्षेत्र में जन संवाद यात्रा कर रही हैं। स्मृति ईरानी आज अमेठी के टीकर माफी पहुंची और यहां के लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान एक शख्स अपनी जमीन पर कब्जे की शिकायत लेकर उनके पास पहुंचा। उसने सांसद को बताया कि लेखपाल उनकी जमीन पर किसी और को कब्जा दिलवा रहे हैं और विरोध दर्ज कराने पर कहते हैं जाओ जहां मन करे शिकायत करो। स्मृति ईरानी ने शख्स की शिकायत का संज्ञान लेते हुए मौके पर मौजूद लेखपाल को जोरदार फटकार लगा दी। स्मृति ईरानी गाँवों में जाकर जन संवाद कर रही है और लोगों की समस्याओं से अवगत हो रही है। राम भक्तों का आक्रोश, अमेठी में जो लोग विकास से वंचित रहे उनका गुस्सा आज गांधी खानदान की यात्रा के लिए सूनी सड़कों में परिवर्तित हुई। हाल ही में स्मृति ने अमेठी में अपना घर भी बनवाया है। उन्होंने यहाँ की जनता से वादा किया था कि उन्हें अपने सांसद से मिलने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अमेठी में ही उनकी हर परेशानी की सुनवाई होगी। राहुल की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव। सीट शेयरिंग के बाद यात्रा में शामिल होने पर फैसला। पहले सीट शेयरिंग की बात होगी। अखिलेश ने कहा दोनों तरफ से कई लिस्ट आई हैं अभी तक, लेकिन सीट शेयरिंग पर फाइनल फॉर्मूला नहीं बना। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव इस बात पर अड़े हैं कि जब सीट नहीं तब तक राहुल गांधी के साथ मंच पर साथ नहीं। कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। 11 सीटों पर अड़ी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के आगे झुकती दिख रही है। कांग्रेस 20 से 22 सीटों की मांग कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी अभी 17 सीटें ही देने के मूड में है। सीटों के बंटवारे पर 20 फरवरी से पहले ही फॉर्मूला तय हो सकता है। सबसे ज्यादा तो ये सिद्ध करता है कि अखिलेश जी की गठबंधन में सीट शेयरिंग में
ना सिर्फ आस्था है पर बड़ी ईमानदारी से वो ये बात कर रहे हैं। और बिल्कुल उनका कहना ठीक है, हम लोग सीट शेयरिंग पे बात कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल एक अच्छे निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, एक मजबूत विपक्ष बन के लड़ेंगे और भाजपा के छक्के छुड़ाएंगे। और इस बीच लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट जारी हुई है। लोकसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जारी की है और इसमें अफजाल अंसारी का भी नाम है। अफजाल अंसारी को गाजीपुर से टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी का। हरदोई से उषा वर्मा को टिकट मिला है। मोहनलालगंज से आरके चौधरी को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए ये दूसरी लिस्ट जारी की है। दूसरी लिस्ट में समाजवादी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव के लिए जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है उसमें मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक, आंवल से नीरज मौर्य, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप, हरदोई से उषा वर्मा, मिश्रिक से रामपाल राजवंशी, मोहनलालगंज से आरके चौधरी, प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल, गोंडा से श्रेया वर्मा, गाजीपुर से अफजाल अंसारी, चंदौली से वीरेंद्र सिंह और बहराइच से रमेश गौतम के नाम है। अगर देखें तो अफजाल अंसारी को गाजीपुर सीट से तो पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की पोती श्रेया वर्मा को गोंडा सीट से उतारा गया है। अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के भाई हैं। अफजाल अंसारी पिछले चुनाव में बीएसपी के टिकट पर गाजीपुर से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन इस बार अफजाल अंसारी ने समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने उनकी उम्मीदवारी पर अंतिम मोहर लगा दी है। समाजवादी पार्टी ने इससे पहले 30 जनवरी को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 16 कैंडिडेट्स के नाम घोषित किए गए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एसपी का साथ छोड़ने के बाद अपनी नई पार्टी बना ली। उन्होंने पार्टी का झंडा जारी कर दिया। आरएसएसपी पार्टी के नाम का ये झंडा है। ये वही झंडा है जिसके नीचे अब स्वामी प्रसाद मौर्य आगे का सियासी सफर तय करेंगे। उन्होंने अपनी नई पार्टी का नाम शोषित समाज पार्टी रखा है। मौर्य ने एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव को 2 टूक जवाब दिया है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और देश की महिलाओं, गरीबों, मजलूमों, मजदूरों, किसानों का हित मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उस पर जब भी कुठाराघात होगा मैं पलटवार जरूर करूंगा, करता भी रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। इसलिए अखिलेश जी की कही हुई बात उनको मुबारक। सीट बंटवारे से उपजे अनबन के बाद अलग होने तक की नौबत आ गई। अखिलेश यादव ने कहा, फायदे के लिए आने वालों की जांच के लिए उनके पास मशीन नहीं है। किसी के मन में क्या है ये कौन सी मशीन बताएगी? और लाभ लेके तो सब चले जाते हैं। बहरहाल खबर है कि 22 फरवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बड़ी रैली के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी का औपचारिक ऐलान करेंगे। इस बीच राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर मची कलह के बीच स्वामी को मनाने का दौर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी एक्शन में आ गई है और संदेश खाली के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। एक मामले की 2 जगह पर सुनवाई नहीं हो सकती, ये आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने संदेश खाली से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है। याचिका में संदेश खाली में महिलाओं के साथ यौन शोषण के मामले की जांच और न्यायिक सुनवाई पश्चिम बंगाल से बाहर कराने की अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने याचिका दायर करने वाले वकील अलख आलोक श्रीवास्तव से अपनी याचिका वापस लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट जाने को कहा है। इसके बाद अलख आलोक श्रीवास्तव ने अपनी याचिका वापस ले ली है। पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस नागरत्ना की बेंच में हुई कि हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की जानकारी में मामला था। 2 जगह कैसे एक मामला सुना जाए? जब हाईकोर्ट सुन रहा है तो हम क्यों सुने? कोर्ट ने याचिकाकर्ता से अपनी याचिका वापस लेने को कहा। इससे पहले वकील अलख ने कहा कि पहले ऐसे कई मामलों में इस अदालत ने पीड़ितों को न्याय दिया है। अलख ने कहा कि संदेश खाली में सीआरपीएफ की तैनाती होनी चाहिए क्योंकि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है। संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं से मिली हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा। पीड़ित महिलाओं से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, संदेश खाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। राष्ट्रपति शासन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। कई लोगों ने जवान बच्चियों को दूसरी जगह भेज दिया। संदेश खाली की महिलाएं बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित हैं, हैरेस्ड हैं, बहुतों के साथ मोलेस्टेशन हुआ है,
2 रेप के मैंने खुद ने सुने हैं। एक रेप का अभी कंप्लेंट कराई है, अभी कराई है। महिलाएं मोलेस्टेशन करके वो छोड़ देती हैं, जो रेप भी हो। और सभी महिलाओं ने कहा है हमें कहने में डर लगता है, क्योंकि एक तो समाज का डर और एक पुलिस का डर। तो यदि मोलेस्टेशन भी कर रहे हैं तो इनको पढ़ना चाहिए कि हमारे साथ हुआ क्या। यदि मेरे सब कपड़े उतार दिए गए तो करा क्या। ये आप समझिए कि बहुत बुरी हालत है। महिलाएं मेरे सामने रोई हैं। आज आपने देखा पूरा दिन मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैं जा नहीं पा रही हूँ। इतना बुरा हाल है कि महिलाएं मुझे छोड़ नहीं रही हैं, वो मुझे पकड़ कर रो रही हैं। कई लोग कह नहीं पा रहे हैं, बच्चियों को घर से भेज दिया है, जवान बच्चियों को यहाँ से भेजा गया है, क्योंकि पता नहीं उनके साथ क्या हो जाए। यहाँ बहुत बुरी हालत है। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन के बिना कुछ हो पाएगा। और टीवी 9 भारतवर्ष की टीम को संदेश खाली की महिलाओं ने जो कुछ भी बताया वो वाकई दिल दहला देने वाला है। सुनिए। संदेशखाली माझेरपाड़ा में हूँ और जैसे कि देख सकते हैं गांव के जो महिला हैं वो हमारे साथ है, सबका मुंह ढका हुआ है। यही आज यहाँ का रीति रिवाज बन चुका है कि कोई कैमरा के सामने बात कर रहा है तो दहशत इतना है, अभी भी मुंह ढक के उनको रहना पड़ रहा है। আপনারা ভীত এখনো ভীত আপনারা? হ্যাঁ, আমরা এখনো ভীত। কেন? আমরা ভীত। শাহজাহান, উত্তম সর্দার আর শিবু হাজরা অ্যারেস্ট হলে হবে না তো? আসল মাথা শাহজাহান শেখ তো হয়নি অ্যারেস্ট। একটা কথা বলা হচ্ছে যে এখানে নাকি শাহজাহান শেখকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে, বলছে তো সবাই, কিন্তু আমরা তো সবাই সব জিনিসটা দেখে না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে। কিন্তু যারা কিছু কিছু জায়গায় দেখা যাচ্ছে, কিন্তু বাইকে করে। হ্যাঁ, বাইকে করেই আসছে, বাইকে করে। উনি তো আর হাঁটছেন না। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे बता दे रहे हैं। ये आरोप जो लगा रहा है काफी गंभीर आरोप है। वो ये कह रहा है कि शाहजहान शेख को इलाके में अभी भी देखा जा रहा है, बाइक करके वो घूम रहे हैं। तो ये ओनारा যে ঘুরছে, এই যে শেখ শাহজাহান এখানে ঘুরছে, এটা কি ভয় দেখাতে ঘুরছে? হ্যাঁ, উনি তো ভয় দেখাতে, যাতে আমরা না বেরোই বা আমরা প্রতিবাদ না করি, প্রতিবাদ না করি। আপনারা এটা বলতে চাইছেন যে শিবু আর এরা অ্যারেস্ট হওয়ার পরও আপনারা শান্তিতে নেই? শেখ শাহজাহান যতক্ষণ অ্যারেস্ট হচ্ছে, হ্যাঁ, শেখ শাহজাহান যতক্ষণ অ্যারেস্ট হচ্ছে আমরা আপনারা তৃণমূল করেন? হ্যাঁ, আমরা সবাই তৃণমূলই করি। তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন আপনারা মুখ ঢেকে রয়েছেন, আপনারা নকল তৃণমূল। আমরা নকল তৃণমূল, আমরা বহিরাগত। তাহলে বহিরাগত উনি এসে সচক্ষে এইটা দেখে যান, এটাই তো আমরা চাইছি। देखिए ये लोग साफ साफ क्या कह रहे हैं। ये लोग भी तृणमूल कांग्रेस के कर्मी हैं, ये लोग भी तृणमूल करते हैं। ये कह रहा अगर ममता बनर्जी ये आरोप लगा रहे हैं कि ये तृणमूल कर्मी नहीं है, बाहर से आए हैं, ये तो ये उनका घर है, बाहर से कोई आएगा तो ये घर। दूसरी बात यह है, वो कह रहा है ये तृणमूल करते हैं, अभी भी दहशत में। इसका सिर्फ और सिर्फ ये कारण है शेख शाहजहान को अभी भी इलाके में देखा जा रहा है। तो सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस क्या कर रही है, ईडी क्या कर रहा है, यहाँ पे राज्य प्रशासन क्या कर रहा है। इन लोगों का आरोप है कि इन लोगों ने शेख शाहजहान को देखा है, बाइक करके वो इलाके में घूम रहे हैं और दहशत फैला रहे हैं। और इधर शुभेंदु अधिकारी ने संदेश खाली घटना पर कहा है, ममता सरकार का शाहजहां को संरक्षण है, गुंडागर्दी करके वोटरों की लूट की जा रही है। चुनाव जिताने के लिए टीएमसी को गुंडों की जरूरत है। नहीं पकड़ा ड्यू टू इलेक्शन। एक गुंडागर्दी करता है, वोट लूटता है, उसको संरक्षण देख के रखा है। बसीराट, बारासात, ये सब चुनाव में लोकसभा सीट जीतने के लिए एक गुंडा लोग का जरूरत है। शौकत मोल्ला का जरूरत है, राजा गाजी का जरूरत है, फौलता का जहांगीर का जरूरत है, शहीदुल गाजी का जरूरत है, शाहजहान का भी जरूरत है। और बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा कि शेख शाहजहां को ममता बनर्जी सरकार ने संदेश खाली का डॉन बना दिया है। टीएमसी ने बीजेपी पर पलटवार किया। तृणमूल सरकार ने ये शेख शाहजहान और टेररिस्ट को वहां का सभापति बना दिया। बसीरहाट और संदेशखाली इलाका का डॉन बना दिया, सभापति बना दिया, ऑफिशियल पोस्ट दे दिया। और वो लोग क्या करते थे? सालों सालों तक महिला के ऊपर अत्याचार, सिर्फ अत्याचार नहीं, रात 12 बजे, रात 1 बजे फोन करते थे, फोन करके बुलाते थे विवाहित अविवाहित महिला को,
फोन करके बुलाते थे कि अभी आना है, अभी काम है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने कदम उठाए हैं, तुरंत ही उस दिन लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ इसी बीच उत्तम सरदार और शिबू हाजरा जिनके ऊपर आरोप था उनको भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की लेडीज की वाहिनी और एक टीम तैयार की गई है जो घर घर पहुंच के महिलाओं से बात कर रही है। इस राज्य के वुमेन्स कमीशन तुरंत ही जिस दिन से घटना सामने आई उस दिन ही पहुंच गई थी। कांग्रेस ने दावा किया कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। आज बैठक के बाद कमलनाथ के करीबी सज्जन वर्मा ने क्या कहा, आइए देखिए। कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच कमलनाथ ने आज करीबी नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद कमलनाथ के करीबी नेता सज्जन वर्मा ने कहा कि कमलनाथ ने पूरा जीवन कांग्रेस को दिया है, पूरा जीवन बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, तो वो कांग्रेस कैसे त्याग सकते हैं? जब कमलनाथ नहीं जाएंगे तो नकुलनाथ कांग्रेस कैसे छोड़ सकते हैं? उनका ये कहना है कि एक काल्पनिक प्रश्न का जवाब मैं क्यों दूं? जो एक प्रश्न काल्पनिक है उसका जवाब देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता, और मैंने मीडिया से बार बार कहा है। उस बात को मीडिया को भी समझना चाहिए कि ये काल्पनिक प्रश्न है। मैंने किसी भी मीडिया के साथी को कहा हो कि हाँ मैं जा रहा हूँ या मैं बीजेपी से समझौता कर रहा हूँ, तब तो मैं उस बात का जवाब देने जाऊँ। ये काल्पनिक प्रश्न मेरे सामने उपस्थित हो गया है, ये उनका। भले ही कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों पर विराम लग गया हो, लेकिन बीजेपी में जाने के कयासों के बीच कमलनाथ ने खुद सामने आकर कोई बयान नहीं दिया। कहा जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल से बातचीत के बाद कमलनाथ की जो नाराजगी थी उसे दूर कर लिया गया। तो क्या कमलनाथ और नकुलनाथ के बीजेपी में जाने के सारे कयासों पर विराम लग गया है? ये इसलिए भी क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे कमलनाथ और नकुलनाथ। अब ये खबर सामने आ रही है, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दोनों नेता शामिल होंगे, ये तय हो गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव जितेंद्र सिंह का बयान इसे लेकर आया है और कहा गया है इसमें उनके द्वारा मेरी लगातार उनसे बात हो रही है और दोनों नेता कमलनाथ और नकुलनाथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में खुद शामिल होंगे। जो भी इस तरह का स्पेकुलेशन हो रहा है ये सारा भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया जा रहा है। माननीय कमलनाथ जी ने मेरे से कल भी बात करी है, परसों भी मेरी बात हुई है, उनसे चर्चा हुई है किस तरह की यात्रा के अंदर हमें तैयारियां करनी है और माननीय कमलनाथ जी उस यात्रा के अंदर प्रमुख रूप से उसमें भाग लेंगे। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने वोटरों को आगाह किया कि वो अफवाहों से सावधान रहें। बीएसपी सुप्रीमो ने किसी गठबंधन में शामिल होने की खबरों को लेकर दो टूक कह दिया कि पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन के साथ जाने की अटकलों के बीच मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि आगामी लोकसभा आम चुनाव बीएसपी द्वारा किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करने की बार बार स्पष्ट घोषणा के बावजूद आए दिन गठबंधन संबंधी अफवाह फैलाना ये साबित करता है कि बीएसपी के बिना कुछ पार्टियों की यहाँ सही से दाल गलने वाली नहीं है, जबकि बीएसपी के लिए अपने लोगों का हित सर्वोपरि है। मायावती ने एक बार फिर दोहराया कि सर्व समाज में खासकर गरीबों, शोषितों और उपेक्षितों के हित और कल्याण के मद्देनजर बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर लोकसभा आम चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। लोग अफवाहों से सावधान रहें। मायावती के इस बयान से पहले कांग्रेस ने कहा कि बीएसपी के लिए विपक्षी गठबंधन इंडी के दरवाजे खुले हैं और अब मायावती को तय करना है कि वो आगामी लोकसभा चुनाव बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहती हैं या अकेले अपने दम पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संभल के बाद अपने यूपी दौरे के बीच लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में शिरकत की और वहां पर उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पीएम ने राज्य को 10 लाख करोड़ के विकास की सौगात दी। लखनऊ में आज से 2 दिनों तक चलने वाले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पीएम ने यूपी को 10 लाख करोड़ की सौगात दी है, जिससे उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ चला है। 80,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इन सभी परियोजनाओं के माध्यम से
प्रदेश के लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाएं आगे बढ़ी। यूपी में 10 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश से 14,000 से अधिक परियोजनाओं की शुरुआत होगी। पश्चिमांचल में सर्वाधिक 52% निवेश से परियोजनाओं की शुरुआत होगी। परियोजनाओं से प्रदेश में करीब 34 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान है। कुछ वर्षों में यूपी से होने वाले एक्सपोर्ट अब 2 गुना हो चुका है। बिजली उत्पादन हो या फिर ट्रांसमिशन, आज यूपी प्रशंसनीय काम कर रहा है। और इससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने संभल में कल्की धाम का शिलान्यास किया और इस दौरान पीएम ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण आज अगर सुदामा जी से चावल की पोटली लेते तो उन पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया जाता। कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस वक्त में हम जुगर रहे और इससे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को भी बधाई देता हूं। साथियों, आज संभल में हम जिस अवसर के साक्षी बन रहे हैं, ये भारत के सांस्कृतिक नवजागरण का एक और अद्भुत क्षण है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। फौरन हो रहे हैं हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ, कहीं ना जाइए।